आबिद साहब और मैं, हम दो थे। अरे क्या मौका बना। ऐसा कुछ नहीं था, मैं शदीद डरी हुई थी। नहीं डरी तो हुई थी, लेकिन अंदर अंदर तो आबिद साहब पे पहली नजर कब पड़ी? पहली नजर सर आए आए शर्म भी आ रही है। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि पहली नजर बहुत सरसरी सी पड़ी। कोई तार नहीं छिड़ गए। अच्छा 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 कोई अच्छा उस वक्त जो है ना, वो फूलों की बहारें नहीं नजर आई। कोई इस तरह की आवाज नहीं आई? कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा। मैं फ्लाइट पर्सर थी, एक प्राइवेट एयरलाइन पे जॉब कर रही थी। एयर होस्टेस थी आप? एयर होस्टेस से थोड़ा सा ऊपर का रैंक होता है। फ्लाइट पे मैं थी तो अचानक कुछ खलबली सी मच गई। ग्राउंड स्टाफ भागा आया, मिस वीआईपी आ रहे हैं, मिस वीआईपी आ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी कौन आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी वो टेलीविजन एक्टर आबिद अली साहब आ रहे हैं। अब ये तो हो नहीं सकता कि आबिद अली साहब को किसी ने टेलीविजन पे देखा हो और वो उनका मद्दाह ना हो। हाँ, उनके हुस्न का, उनकी अदाकारी का, उनकी पर्सनालिटी का, उनकी आंखों के समंदर का, जिसमें आप लोग समंदर में डूब के मर जाते हैं, आप जिंदा हो गई हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम, आप उनको लेके आइए। हाँ जी। तो आबिद साहब एक बावकार शख्सियत। सीढ़ियाँ होती थी उन दिनों, छोटे एयरक्राफ्ट होते थे, सीढ़ी लगती थी, वहाँ से तशरीफ़ लाए और मैंने उनको सलाम किया। मैं ख़ुद जाके उनको सीट पे बिठा के आई, उनका बैगेज रखवाया। फिर मैंने उनसे कहा सर आप कुछ लेंगे, कुछ खाना पीना चाहेंगे? उन्होंने कहा नहीं जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप टेक ऑफ के बाद मुझे अच्छी सी वो वाली कॉफ़ी बना दीजिएगा जो क्रू अपने लिए बना। और उसके बाद टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ के बाद जो है वो क्रू अपने काम पे लग गया और मैं उनके लिए एक कॉफ़ी बनाने खड़ी हो गई। और उसके बाद से फिर अल्लाह ताला ने लिख दिया कि मैंने सारी ज़िंदगी उनके लिए एक कॉफ़ी बनाई है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैंने वो जॉब छोड़ दी और प्राइवेट प्रोडक्शन का दौर शुरू हो गया। प्राइवेट ड्रामे शुरू हो गए, मैं उसमें बिज़ी हो गई। तो उसी दौरान कोयटा टेलीविज़न सेंटर से मुझे कॉल आई कि आप कोयटा सेंटर से ड्रामा करेंगी क्या? मैंने उन्हें कहा जी कर लो। तो क्या आप तब कोशिश कर रही थी एक्टिंग करने के लिए? नहीं, मैं प्राइवेट प्रोडक्शन में तो कर चुकी थी। अच्छा। यहाँ कराची में तो कर ही रही। ओके ओके ओके। ओके कर दिया। मैंने कहा ठीक है जी मैं आ जाऊंगी। कास्ट पूछी मैंने, उन्होंने कहा आपके साथ तो कोयटा के एक एक्टर हैं, अमानुल्लाह नसर था उनका नाम। क्या बात। वो राइटर भी थे। मैं जानता हूँ। और आबिद साहब का पेयर थी सवेरा नदीम। अच्छा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा कैसे, कितने सीन हैं, क्या है? उन्होंने कहा आबिद साहब के साथ तो आपका 3-4 दिन का काम है। हाँ, उसमें काम हो जाएगा। और उसी में काम हो गया। अच्छा अच्छा। तो फ्लाइट से सीधा मैं वहाँ पहुँची, डायरेक्टर साहब के कमरे में, सजाद साहब के कमरे में। आबिद साहब की पर्सनालिटी तुम्हें पता है ना कैसी थी। उनको देख के लोगों की आवाज़ें बंद हो जाती हैं। आपके पास कहने को अल्फाज होते हैं और आपकी ज़ुबान से अदा नहीं होती, खामोशी छा जाती है। बहरहाल मैं गई तो पहली नज़र मेरी आबिद साहब पे पड़ी और मेरे सांस यकीन करो वहीं की वहीं रह गई। फिर बजाइए म्यूजिक।
बस वहां से ले गए ना हम आपको वहां ले गए बिल्कुल अच्छा। उस हसीन खूबसूरत लम्हे, लम्हे में। जिस लम्हे को जिंदगी भी कहा जा सकता है। वही जिंदगी अभी तक मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो इमरान सजदों में पड़ी रहूं तो मैं उस रब का शुक्र अदा नहीं कर सकती जिसने मुझे इतना प्यारा और इतना प्यार करने वाला जिंदगी का साथी नसीब किया। वो ख्वाबों की दुनिया, वो ख्वाबों की जिंदगी नसीब की। क्या बात। तो अच्छा बताएं ना, जब आपकी सांसें बरकरार हुई, हाँ सांसें बरकरार हुई तो याद आया कि हम तो काम करने आए हैं, जरा संभल के। यहाँ तो काम पड़ रहा है। बस उनसे मुलाकात हुई। इसको कैरी ऑन रखेंगे, ये यहाँ रुकेगा नहीं। मैं एक ख्वाहिश जाहिर करना चाहूंगा जी। लेजेंडरी 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 पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन, क्या वजाहत थी उनकी, बिल्कुल क्या वजाहत है उनकी, बिल्कुल। क्या क्या रोल अदा किया आबिद अली साहब ने, क्या बात। क्या क्या परफॉर्मेंस दे छोड़ी है कि उस तरह की परफॉर्मेंस को अगर कोई और अदाकार हाथ लगाएगा तो उसका हाथ जल जाएगा। ये नहीं कि उनकी जोजा आज यहां मौजूद है सिर्फ इसलिए कि उनका नाम लिया गया है। आबिद अली साहब के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन, एक दफा जरा जोरदार। अच्छा, तो फिर आपको मौका मिला 3 दिन आबिद अली साहब के साथ काम करने का। जी बिल्कुल। तो शतरंज का पहला मोहरा किसने हिलाया? कुछ भी नहीं हुआ इमरान, ये कोई अजीब सी बात है कि किसी ने किसी को ट्रैप करने की कोशिश नहीं की, अच्छा, तवज्जो हासिल करने की कोशिश नहीं की, कोई डेलिबरेट एफर्ट नहीं की अच्छा, कि कोई बातचीत आगे बढ़े। अच्छा। ये खुद ब खुद होता गया सब कुछ। दरअसल मैं तुम्हें बताऊं, बात ये थी कि मैं तो बहुत रिजर्व थी, इसलिए कि मुझे पता चला था कि आबिद साहब बड़े सख्त मिजाज आते। अंदर से रह गई थी आप? अंदर से तो रह गई थी हैं? लेकिन उनका इमेज ये था मेरे जहन में कि बड़े बारूब, बड़े बहुत बुर्दबाज सख्त मिजाज आदमी है। तो मुझे थोड़ा सा ये डर लगता था कि भाई ये ना हो किसी बात पे डांट ही पड़ जाए, बेइज्जती हो जाए इतने सारे लोगों के सामने। ठीक ठीक। तो बड़ा मैंने अपने आप को कंपोज्ड रखा। अच्छा, लेकिन मैं उनको ऑब्जर्व कर रही थी कि वो मुझे देखते जा रहे हैं। सारे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देख रहे थे। मैं देख रही थी कि इमरान एक एक इंसान जो सेट पे मौजूद था उसका ख्याल रख रहे थे। तुमने खाना खाया, तुमने रेस्ट किया। उसी दिन हमारी शूट शुरू हो गई थी। जिस दिन मैं पहुंची, इंडोर शूट होने के बाद हमारे जो डायरेक्टर साहब थे वो पूरी शिफ्ट कंप्लीट करके उन्होंने कहा कि मुझे एडिटिंग करनी है और अब आबिद अली साहब और आपके सीन हैं रेलवे ट्रैक पे, आप दोनों जाएंगे और ये 4-5 सीन मुकम्मल करेंगे। आबिद साहब ये काम करवाएंगे, डायरेक्ट वो करेंगे। डायरेक्टर भी होंगे आपके और आपके साथ एक्टर भी होंगे। अब सजाद साहब चले गए, इंडोर शूट खत्म हो गई, आउटडोर शूट पे हम लोग निकल गए। आबिद साहब और मैं, हम 2 थे। अरे क्या मौका बना। ऐसा कुछ नहीं था, मैं शदीद डरी हुई थी। नहीं, डरी तो हुई थी लेकिन अंदर अंदर तो अच्छा। बहरहाल जो चीज मैंने नोटिस की, सारा दिन हमने शूट किया, सारी रात हमने काम किया और जब काम खत्म हो गया 4 बजे के करीब तकरीबन रात को वो खत्म हुआ, पैकअप हुआ हमारा, आबिद साहब ने अनाउंस किया कि सब बच्चे मेरे साथ चलेंगे, फूड स्ट्रीट लेके जाऊंगा, सबको मेरी तरफ से खाना है।
और बच्चे इंतहाई खुश, सारा दिन के थके हुए सब लोग गए, हम वहाँ पे खाना शाना खाया, फिर सब ने खुदा हाफिज किया। मैं और आबिद साहब उसी होटल में ठहरे हुए थे, हम लोग उनको खुदा हाफिज करके वापस आए। आबिद साहब ने मुझे कहा कि आप चूँकि लेट पैकअप हो रही हैं तो आप आराम से जागिएगा, मैं सुबह उठ के सजाद को मैसेज कर दूंगा, मैं उसे बता दूंगा कि आपका काम लेट ख़त्म हुआ है, मैं अपना काम उठ के कंटिन्यू कर लूँगा जाके। अच्छा। यानी कि तीसरे रोज पहले दूसरे रोज ही कुर्बानियां देना शुरू कर दी मोहब्बत ने। अच्छा, एहसास जागने शुरू हो गए थे। बस जैसे जैसे मैं उनको देखती गई, जैसे जैसे मैं उनको ऑब्जर्व करती गई, मेरा हर ख्याल उनके बारे में गलत साबित होता गया। मोहब्बत का इजहार किसने किया? किसी ने भी नहीं किया। हाँ, मैं वहाँ से जब आ रही थी कोयटा से, तो उन्होंने मुझे ये ज़रूर कहा कि मैं तो कराची आता रहता हूँ, मैंने तो आपको किसी सेट पे नहीं देखा। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा मैं काम करती हूँ, अपने काम से घर चली जाती हूँ, मेरी कोई ऐसा सोशल एक्टिविटी नहीं है, कहीं सालगिरह हो या पार्टी हो या क्राउड हो, मैं नहीं आती जाती कहीं पे। उन्होंने कहा चलें आप नंबर तो दे दें। अच्छा, तो वहां से फिर नंबर सुखिए तुम ही अपने बंदे दी कोई गल सुना। बस भरावा की दसा पागल हो गया। खुशी से देख ला सुखिए, अल्लाह कोलों असी एक पुत्र मंगया सी, वो भी कुड़ियां वाले कपड़े पा के बह गया। अच्छा, चले नंबर ले लिया उन्होंने, तो पहली बार मोहब्बत का इजहार किसने किया? मोहब्बत का इजहार हुआ ही नहीं। नंबर ले लिया, मैंने भी उनका नंबर ले लिया, एक मैसेज जो होता है गुड मॉर्निंग मैसेज, यानी कि नंबर उन्होंने आपको दिया। हाँ, जब उन्होंने नंबर लिया मुझसे, गुड तो मॉर्निंग फिर आपने कहा पहली मैंने दफा। कहा अच्छा। मुझे आपका अच्छा, तो उसके बाद एक जनरल मैसेज, फॉरवर्डेड मैसेजेस जो होते हैं गुड मॉर्निंग के, किसी अच्छी विश के, किसी अच्छे जोक के, वो उन्होंने भी भेजने शुरू कर दिए, मैंने भी भेजने शुरू कर दिए। यही सिलसिला चलता रहा, कोई तकरीबन 6 महीने गुजर। और 6 महीने में वो आपके ख्वाबों में कितनी दफा आए थे? नहीं, ख्वाबों में तो नहीं आए थे, लेकिन होश में रहते थे। अच्छा, तो जब ये रूटीन बढ़ता गया, अब एक दफा ऐसा हुआ इन 6 महीने के बाद कि बेचैनी बढ़ गई। कि आबिद साहब का कोई मैसेज ही नहीं आया। हाय। चिट्ठी न कोई संदेश। अच्छा, ये काम शुरू हो गया। अच्छा। अच्छा, वो सारा दिन गुजर गया और नेक्स्ट डे उनका मैसेज आया। यूजुअली मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आपने कल कोई मैसेज ही नहीं किया, खैरियत रखी तो पागल है, तेन की पता की गल होन रही। अच्छा जी, फिर उन्होंने बताया फिर कि जी हाँ, कल मैं ऐसी जगह पे था जहाँ सिग्नल्स नहीं थे, राब्ता नहीं हो पाया। लेकिन वो एक डिसाइसिव पॉइंट था इमरान, वो वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो सिर्फ मैसेजेस थे और एक दिन मैसेज नहीं आया, और मुझे लगा वो दिन खाली है। वाह। उस दिन में कोई फूल नहीं है, कोई ख्वाब नहीं है, कोई रोशनी नहीं है, कोई रौनक नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है। तो मैंने आबिद साहब से कहा, मैंने कहा आप नेक्स्ट टाइम कराची कब आएंगे? तो उन्होंने बताया कि मैं आना चाहता हूँ शूट के लिए, तो अभी डेट्स मुझे मिल जाएंगी, आपको बता दूंगा। फिर जब वो कराची आए तो मैं उनके साथ बैठी और उन्हें एक बात मैंने कही सामने बैठ के,
कि आबिद साहब ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। 6 महीने तक ये मैसेजेस का सिलसिला रहा और एक दिन मैसेज नहीं आया तो मुझे सांस नहीं आया। और मैं आपको फ्रैंकली ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ मुझे बहुत ऑकवर्ड फील करवा रही है, क्योंकि आपकी एक फैमिली लाइफ है और मैं सिंगल लाइफ गुजार रही हूँ और मैं किसी की भी फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना चाहती हूँ। लेकिन ये चीज़ जो डेवलप हो रही है ना, ये इंडिकेट कर रही है कि कुछ कनेक्शंस ऐसे बन रहे हैं जिनको फिर जब टूटेंगे अगर तो तकलीफ होगी। तो बेहतर है कि हम इस राब्ते को यहाँ पे मुनक़ता कर दें। मुनक़ता कर लें। अच्छा। हम मैच्योर लोग थे, हम कोई बच्चे थोड़ी थे, टीनेजर्स थोड़ी थे कि लव यू खेल रहे होते। अच्छा तो आबिद साहब ने बड़े तहम्मुल के साथ मेरी बात सुनी। सारी बात सुन के मुझे कहा आपने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आप इस चीज़ को इतना अपने जहन पे ना सवार करें। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में लोग मिलते हैं, ये हादसे नहीं होते, ये मुकद्दर होते हैं और मुकद्दरों के साथ लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, इसको चलने दें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। और यही एक्चुअली इजहार मोहब्बत था मैक्सिमम उनका। अरे वाह 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 वाह। कि जो चलता है, जैसा चलता है, उसको चलने दे, मीन्स राब्ता नहीं तोड़े। अंडरलाइन ये बात। और फिर म्यूजिक सैक्सोफोन से बदल के ये हो गया। आबिद अली साहब एडे छोटे घोड़े ते आए।